न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, सेल ये न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस सेल का सबसे बड़ा और सबसे अहम ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस क्या है? सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है, ठीक है। और ये वो हिस्सा इसमें सेल की तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। न्यूक्लियस में ही तमाम सेल की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, जो कि जैसे कि डीएनए हो गया। न्यूक्लियस में ही क्या है? डीएनए। डीएनए क्या है? अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, के रूप में होती है। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो होती है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फिजिकल ट्रेट्स और फंक्शन को कंट्रोल करती है, ठीक है। जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म किस तरह का होगा, यानी कि उसकी शक्ल किस तरीके की होगी, उसका रंग किस तरीके का होगा, और उसके अंदर जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे होंगे उनको ये डीएनए रेगुलेट करेगा, उनको ये डीएनए चलाएगा सही तरीके से। अच्छा, अब जो हमारे पास होता है न्यूक्लियस और यूकैरियोट। न्यूक्लियस और यूकैरियोट का क्या ताल्लुक है? न्यूक्लियस का होना बेसिकली क्या करता है? यूकैरियोटिक सेल के एक ख़ास बात है। यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं, यूकैरियोट में पता दो तरह के सेल होते हैं, एक यूकैरियोट एक प्रोकैरियोट। तो यूकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिनमें न्यूक्लियस भी होता है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल भी होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, सब कुछ होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है? जिनमें नहीं होता, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ सिंपल सा एक डीएनए होता है। डीएनए एक सिंपल होता है, ठीक है, सिर्फ सिंपल। न्यूक्लियस में डीएनए, लेकिन उनमें सिर्फ डीएनए होगा, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होगा। अच्छा, न्यूक्लियस के बगैर होता है। अब न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप हमें यहाँ दिख रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है? न्यूक्लियस को एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन सराउंड करती है, एक डबल लेयर मेम्ब्रेन सराउंड करती है, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। ये न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है, क्योंकि न्यूक्लियस है तो यहाँ साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है पूरा, तो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग कौन सी लेयर कर रही है? न्यूक्लियर एनवेलप, इट्स मेन पॉइंट, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर एनवेलप 2 फॉस्फोलिपिड लेयर से बना हुआ होता है। इसका काम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच एक बाउंड्री, एक दीवार बनाना होता है, जिससे न्यूक्लियस के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कंट्रोल रहें और साइटोप्लाज्म के रिएक्शन डिस्टर्ब ना हो, दोनों की चीज़ें अलग अलग रहें, इसलिए ये लेयर है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप। अब न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब ये पोर्स क्या करते हैं? जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, ठीक है। ये पोर्स इसलिए होते हैं ताकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच जो मटेरियल्स का एक्सचेंज यानी कि तबादला हो सके। इसका मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस के अंदर से आरएनए बनकर बाहर जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा न्यूक्लियस है तो इससे यहाँ पर आरएनए बना, आरएनए बन के यहाँ से इन सुराखों से बाहर जाएगा, ठीक है, बाहर जाता है। और साइटोप्लाज्म से कुछ प्रोटीन्स होती है साइटोप्लाज्म फॉर एग्जांपल, क्योंकि सेल है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ प्रोटीन्स और हमारे पास हो गई। इसका मतलब ये होता है कि अच्छा बेसिकली कि कुछ प्रोटीन्स और दूसरी मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस के अंदर आ सकती हैं, ठीक है, यानी कि प्रोसेस टाइटली रेगुलेटेड होता है, यानी सिर्फ ज़रूरी चीज़ें मॉलिक्यूल्स के इसके अंदर आएंगी और ज़रूरी चीज़ें ही बाहर निकलेंगी, सिलेक्टेड चीज़ें, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ये न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर एक फ्लूइड होता है। न्यूक्लियर जो हमारा एनवेलप था इसके अंदर एक फ्लूइड होगा, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म एक ग्रैन्युलर यानी कि दानेदार स्ट्रक्चर्स होता है, ये दिख रहा है हमें, तो दानेदार स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, ये एक फ्लूइड है दानेदार, जिसमें न्यूक्लियस के सभी कंपोनेंट सस्पेंडेड होते हैं, फैले हुए होते हैं। न्यूक्लियस के सारे कंपोनेंट जो हैं सस्पेंडेड फैले हुए हैं, ठीक है, जैसे कि क्रोमेटिन हो गया। अब न्यूक्लियस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? क्रोमेटिन हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शंस के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक जगह प्रोवाइड कर रहा है, अभी फैला हुआ है, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? मैं बात की, न्यूक्लियोलस जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये असल में आरएनए और प्रोटीन का क्या होता है? ये क्या करता है? असल में आरएनए और प्रोटीन का एग्रीगेशन होता है, यानी कि यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन ने इकट्ठा हो गए, ठीक है। अब ये एग्रीगेशन है आरएनए प्रोटीन का, जहाँ राइबोसोम का असेंबली होती है, यहाँ पर राइबोसोम जमा होते हैं। राइबोसोम वो स्ट्रक्चर हैं जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं और ये न्यूक्लियोलस से भी फॉर्म होते हैं और फिर साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पर फॉर्म होंगे फिर बाहर चले जाएंगे यहाँ से। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होते हैं जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्रोमेटिन एक नेटवर्क की फॉर्म में होता है जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। जब सेल डिवाइड करता है तो ये क्रोमेटिन टाइट स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम में कंडेंस हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया
सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी है? एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल होती है जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। प्रोकैरियोट सेल होता है, यूकैरियोट सेल होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है? ये होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ये ऑर्गेनेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल के लिए, क्योंकि क्या करती है? सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सेल है, सेल के एनर्जी जो प्रोड्यूस करिए वो ये माइटोकॉन्ड्रिया कर रही है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। इसका एक नाम है पावर हाउस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस में सेल कहते हैं। क्योंकि क्या करती है? क्योंकि ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाती है। ये क्या बना रही है? एटीपी बना रही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे लिए एनर्जी का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, एनर्जी का एक हम बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ल किस तरीके की होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स होती हैं, यानी कि 2 फॉस्फोलिपिड लेयर होती हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, 2 लेयर होती हैं बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। जो यानी ये 2 लेयर्स जो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती हैं, ये 2 मेम्ब्रेन्स माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्ट करती हैं और उसके फंक्शन को रेगुलेट करती हैं। पहली क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है? बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की एक्सटर्नल बाउंड्री होती है, बाहर की बाउंड्री होती है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन का काम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के साइटोप्लाज्म से अलग करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जांपल ये यहाँ ये सेल है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये जो आउटर मेम्ब्रेन है क्या करिए? ये साइटोप्लाज्म को माइटोकॉन्ड्रिया से अलग रख रही है, यानी कि बाउंड्री दे रही है एक तरीके से, जैसे न्यूक्लियस में था, ठीक है। इसका काम ये होता है, अलग करना होता है और कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर जाने की इजाज़त देती है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं साइटोप्लाज्म से और कुछ मॉलिक्यूल यहाँ से साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं, जिस तरीके से न्यूक्लियस में था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इनर मेम्ब्रेन। अभी जो मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन, इसका काम क्या है? इनर मेम्ब्रेन जो हमारे पास होती है, ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की स्ट्रक्चर बनाती है, ये अंदर का स्ट्रक्चर शक्ल बना रही है, ठीक है। अभी मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फोल्ड्स रखती है, इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड हमें दिख रहे हैं, देखिए फोल्ड दिख रहे हैं, ठीक है, जिसे हम क्रिस्टाई कहते हैं। इन क्रिस्टाई के ऊपर स्पेशलाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं जो कि हमें दिख रही हैं। इन क्रिस्टाई के ऊपर हमें स्पेशलाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन दिख रही हैं। ये प्रोटीन क्या करती हैं? जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करती हैं, एटीपी को बनाने में ये प्रोटीन्स हेल्प कर रही हैं, ठीक है। यानी ये प्रोटीन्स वो जगह हैं, ये प्रोटीन्स वो जगह हैं जहाँ सेल्यूलर रिस्पायरेशन, सेल की रिस्पायरेशन का लास्ट स्टेज होता है, यानी कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन प्रोटीन्स पर ही सेल की रिस्पायरेशन का लास्ट स्टेज होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं, जिसमें एटीपी बनता है, एटीपी फाइनली फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इनर मेम्ब्रेन में क्या है? क्रिस्टाई हैं, बहुत सारे फोल्ड हैं, स्पेशलाइज मेम्ब्रेन्स, स्पेशलाइज प्रोटीन्स हैं, जहाँ पर हमारे क्या करती है? हमारे पास एटीपी सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो हमारे लिए इनर जो मेम्ब्रेन है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखने के लिए हमारे हैं, हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या है? अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होता है वो इनर मेम्ब्रेन हमें दिख रही है, इनर मेम्ब्रेन, इसके जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स। अब ये कैसा है? ये जेली लाइक चीज़ होती है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का एरिया होता है, जिसमें इसमें कई इंजाइम है, लॉट ऑफ इंजाइम्स हैं, लॉट ऑफ राइबोसोम्स हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी होता है इसमें, यहाँ पर। तो एक ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, जो कि कहाँ पर होता है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स में होता है डीएनए, ठीक है। अब मैट्रिक्स में वो इंजाइम्स होते हैं जो सेल के रिस्पायरेशन के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप्स को कैरी आउट करते हैं, जैसे कि क्रेब्स साइकिल, तो मैट्रिक्स के अंदर ही वो इंजाइम है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कंपार्टमेंट्स, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये सारे जो कंपार्टमेंट्स हैं ये अपने अलग अलग फंक्शंस रखते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को इनेबल करते हैं कि वो सेल के लिए मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास यहाँ जो बात लिखी हुई है इसमें बात क्या लिखी हुई है? माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहाँ पर एरोबिक रेस्पायरेशन होती है, एरोबिक रेस्पायरेशन होती है। एरोबिक रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? एरोबिक रेस्पायरेशन एक ऐसा अमाइल है जिसमें ऑक्सीजन की मदद से हम क्या, बाय द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन की मदद से हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन की मदद से हम ग्लूकोज जैसी न्यूट्रिशन को क्या कर देंगे? तोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होगी। क्या रिलीज़ होगी? एनर्जी रिलीज़ होगी। अब ये एनर्जी जो होगी हमारे पास, ये एनर्जी होगी एटीपी।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है, जो सेल के हर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल के लिए ज़रूरी एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज को तोड़ रहा है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो रही है और सेल के हर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट हमने बात की स्ट्रक्चर्स है हमारे पास जो दिखने में लेबलिंग डायग्राम में यहाँ पर दिख रहे हैं। पहले हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम में दिख रहा है ये राइबोसोम का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाने में काम करते हैं। राइबोसोम क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ये प्रोटीन्स जो होती है माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स क्या मतलब हो, ग्रैन्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह होते हैं जो कैल्शियम आयन और दूसरी सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं। इनमें बेसिकली क्या स्टोर होगा, कैल्शियम आयन और दूसरी चीज़ें स्टोर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का मतलब क्या हुआ, ये स्पेस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान होती है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान हमें एक स्पेस दिख रही है, ठीक है, तो इसका हम क्या करें, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये इस जगह में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाई होता है। यहाँ पर किसका कंसंट्रेशन हाई होता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाई होता है, जो एटीपी बनाने में मददगार होते हैं, जो कि एटीपी बनाने में हेल्प कर रहे थे। यहाँ पर किसका कंसंट्रेशन हाई है, हाइड्रोजन आयन का। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ हाई होता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाई होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्रिस्टाई। क्रिस्टाई क्या है, क्रिस्टाई पर जाइलेग की स्ट्रक्चर है, तो क्रिस्टाई इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स को क्रिस्टाई कहते हैं। इनके फोल्ड को हम क्या कह रहे हैं, क्रिस्टाई कह रहे हैं। जो फोल्ड्स हैं हम क्रिस्टाई कह रहे हैं। इन फोल्ड्स का काम सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स यहाँ प्लेस हो सकें, ठीक है, ज़्यादा एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल यहाँ प्लेस हो सकें जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जेली लाइक चीज़ होती है जो जहाँ पर क्रेब्स साइकिल होती है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन का एक अहम हिस्सा है। इस मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है और एंजाइम भी होते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स। एटीपी सिंथेस पार्टिकल क्या मतलब हुआ, एटीपी सिंथेस पार्टिकल का मतलब हुआ ये स्पेशलाइज प्रोटीन्स होती हैं। एटीपी सिंथेस पार्टिकल ये क्या है, ये स्पेशलाइज प्रोटीन्स होती हैं जो क्रिस्टाई पर मौजूद होती हैं। ये पार्टिकल्स वो ही हैं जो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं। अब ये पार्टिकल्स कौन से, जो कि एडीपी को एटीपी बनाने में हेल्प करें, क्या करें, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट ग्रुप है ना, तो एक और फॉस्फेट ग्रुप जो है उसको इससे कंबाइन करेंगे ताकि एटीपी बन जाए, ये पार्टिकल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ, यानी कि इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के प्रोसेस को क्या करिए, रेगुलेट कर रही होती है, देख रही होती है, चला रही होती है। इस मेम्ब्रेन पर क्रिस्टाई होते हैं और ये मेम्ब्रेन एटीपी सिंथेसिस में डायरेक्ट रोल प्ले करती है। कौन सी मेम्ब्रेन डायरेक्ट रोल प्ले करती है एटीपी सिंथेसिस में, तो इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, ये मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के साइटोप्लाज्म से अलग करती है, इसका काम ये होता है, और मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर आने देती है, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है, डीऑक्सी माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए रखती है जो इसे अपनी कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम खुद बनाने की कैपेसिटी देता है। ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ओन डीएनए होता है जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वो उसमें क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, कुछ एंजाइम खुद बनाती है। अब ये तमाम स्ट्रक्चर जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को इनेबल करते हैं कि वो अपनी इफिशिएंटली क्या करें, एरोबिक रेस्पिरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। हर पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है जो मिलकर सेल की एनर्जी डिमांड्स को पूरा करता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट ऑर्गेनेल दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैसा ऑर्गेनेल है जिसमें यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब ये एक डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर्स होता है जो कि होलो ट्यूब्स, खाली ट्यूब्स होती हैं, फ्लैटेंड शीट्स होती हैं, फैली हुई शीट्स और राउंड सेकंड नेटवर्क होते हैं। इन फ्लैटेंड, फैली हुई शीट्स और होलो फोल्ड्स यानी कि अंदर से खाली फोल्ड्स और सैक को क्रिस्टर्ना क्या कहते हैं, हम क्रिस्टर्नाई कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टर्नाई कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में होता है और न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड होता है। ये हमारा जो है किससे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में। और कनेक्ट किससे होता है, कनेक्ट होता है न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर एनवेलप था ना, जिसमें छोटे वो थे 2 लेयर थी न्यूक्लियर, उससे कनेक्ट होता है, ठीक है। इसकी 2 टाइप है, एक स्मूथ है
एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसमें कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता है। यहाँ में देख रहे हैं दाने दाने स्ट्रक्चर, इनको हम बोल रहे हैं राइबोसोम। तो स्मूथ में क्या होगा? ये दाने दाने नहीं होंगे ऊपर, ठीक है, तो उनको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ऊपर इसमें कोई भी राइबोसोम नहीं होगा। इस वजह से इनका स्ट्रक्चर स्मूथ लगता है। इनका काम मुख्तलिफ टाइप्स की लिपिड्स यानी कि चिकनाई बनाने में होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का काम क्या है? लिपिड के सिंथेसिस में काम है, ठीक है, जैसे कि ऑयल्स हो गए, जैसे कि फॉस्फोलिपिड हो गए, स्टेरॉइड वगैरह। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन भी करता है, जैसे कि लिपिड के सिंथेसिस यानी कि लिपिड को बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है जो सेल मेम्ब्रेन और दूसरी रिसर्च में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी करता है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, यानी इनका ब्रेकडाउन या सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्या करता है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? कैल्शियम की रेगुलेशन करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर जो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन है उसको कंट्रोल करता है, ये स्मूथ, ठीक है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और दूसरी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हार्मफुल चीज़ों को डिटॉक्सीफाई करता है, ख़त्म करता है, यानी नुकसान पहुँचाने वाले केमिकल्स को न्यूट्रल करने के लिए काम करता है, खास करके लीवर सेल में। अच्छा, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से कवर होता है, ठीक है, जो इसके रफ अपीयरेंस दे रहे होते हैं। राइबोसोम वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यहाँ प्रोटीन बन रही होती है, यानी प्रोटीन बनाई जाती है। इस वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है, यानी कि प्रोटीन को बनाना है। इसका मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, और इसका मेन काम क्या है? लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ और इंपॉर्टेंट काम भी करता है, जैसे कि क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम में जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक के राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इसके जो राइबोसोम है वो बेसिकली क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे होते हैं, जो सेल के अंदर या बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। ये प्रोटीन सेल के फंक्शंस और स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जबकि वो क्या कर रहा है? लिपिड बना रहा है, ये बना रहे हैं प्रोटीन, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। अच्छा, और क्या कर रहे हैं? मेम्ब्रेन प्रोडक्शन, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स भी बनाता है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, जो सेल के मेम्ब्रेन में शामिल होते हैं। अब सरफेस एरिया को बढ़ाता है ये। अच्छा, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? ये इसके फोल्ड्स जो होते हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे ज़्यादा राइबोसोम अटैच हो सके, इसके ऊपर ज़्यादा प्रोटीन प्रोडक्शन हो सके। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये नेटवर्क सेल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन और कैल्शियम रेगुलेशन जैसे क्रिटिकल फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनी स्पेसिफिक रूल्स के जरिए सेल की हेल्थ और फंक्शनलिटी को मेंटेन करते हैं।